नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, बलिया गोलीकांड का जो मुख्य आरोपी है धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उसको एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ से एसटीएफ ने धीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया। लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क से गिरफ्तारी हुई है धीरेन्द्र प्रताप सिंह की। तो 50,000 का इनामी है मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह। एसडीएम सीओ की मौजूदगी में हत्या करने का आरोपी धीरेन्द्र, जो कि अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एसटीएफ की मदद से पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 और नामजद आरोपी बलिया से गिरफ्तार किए गए हैं। संतोष यादव और अमरजीत यादव भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो बलिया के वैशाली से दोनों को गिरफ्तार किया गया है। जनेश्वर मिश्र पार्क से आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह गिरफ्तार हुआ है। तो बता दें आपको कि 2 और आरोपी हैं, नामजद आरोपी, जिनको वैशाली से गिरफ्तार किया गया है। बलिया के अमरजीत यादव और संतोष यादव, और इसके साथ ही मुख्य आरोपी है धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप ये देख रहे हैं। बलिया से गिरफ्तारी हुई है 2 नामजद आरोपियों की। और साथ ही आपको बता दें कि जो मुख्य आरोपी है धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बाकी जो 2 नामजद आरोपी हैं, उनका नाम है संतोष यादव और अमरजीत यादव, जिनकी गिरफ्तारी बलिया के वैशाली से हुई है। दोनों युवक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 2 आरोपी जो नामजद हैं संतोष यादव और अमरजीत यादव गिरफ्तार किए गए हैं बलिया के वैशाली से। साथ ही जनेश्वर मिश्र पार्क से गिरफ्तारी हुई है मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह की। तो बलिया गोलीकांड का जो मुख्य आरोपी है धीरेन्द्र प्रताप सिंह की एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। तो लखनऊ से एसटीएफ ने धीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जयप्रकाश पाल, जिसकी मौत का आरोप धीरेन्द्र प्रताप सिंह के ऊपर है और गोलीकांड के बाद फरार हो गया था, और आज 3 दिन बाद गिरफ्तारी हुई है मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह के। आलोक राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, असिस्टेंट एडिटर। आलोक राय, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है। कैसे क्या इनपुट मिल रहे थे, कैसे गिरफ्तारी हुई, कैसे पुलिस को ये कामयाबी मिली, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, एक बड़ा मामला बन गया था। जिस तरह से बलिया में जो है एक कोटे की दुकान का, सरकारी राशन वाली जो दुकान होती है, उसका पंचायत हो रहा था। वहां पर तमाम अधिकारी भी थे, जिले के एसडीएम थे, सीओ थे और थाने के एसओ थे। उनके सामने एक बड़ा गोलीकांड हो गया, एक मर्डर हो गया, जिसका मुख्य आरोपी धीरेन्द्र उर्फ डब्लू था, जो कि जो है लगातार उसके बाद से फरार हो गया था। उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें जो है लगातार छापेमारी कर रही थी। उसके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया था। मामले में कई लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके थे, लेकिन जो मुख्य आरोपी धीरेन्द्र था वो अभी तक फरार था। और इसके साथ साथ उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है पुलिस के साथ एसटीएफ भी लगी हुई थी और एसटीएफ सर्विलांस भी कर रही थी, फोन ट्रेस कर रही थी। और फिर जो है फाइनली एसटीएफ को जो है सफलता मिली। आज जनेश्वर मिश्र पार्क जो लखनऊ राजधानी में है, उसके पास से एसटीएफ ने धीरेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया है। और एक मामला राजनीतिक रंग भी ले रहा था, क्योंकि बैरिया से जो बीजेपी विधायक हैं, बैरिया विधानसभा से सुरेंद्र सिंह, वो लगातार जो है धीरेन्द्र सिंह का पक्ष ले रहे थे, उसके पक्ष में खड़े हो रहे थे। मीडिया में तमाम उन्होंने बयान भी दिए थे कि राजनीति छोड़ दूंगा, और साथ ही साथ वो मांग कर रहे थे कि क्रॉस एफआईआर भी की जाए, यानी धीरेन्द्र सिंह की तरफ से भी एफआईआर दर्ज की जाए। और कह रहे थे कि धीरेन्द्र ने अपने बचाव में जो है ये गोली चलाई है। तो इस मामले को लेकर के आज प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और मुख्यमंत्री ने भी जो है इनको तलब किया है लखनऊ। उनसे जो है बात करेंगे, उनसे सवाल जवाब किया जाएगा इस लेकर के कि मीडिया में उन्होंने जो बयान दिया है, जिससे पार्टी की, सरकार की इमेज की भी किरकिरी हुई है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा मामला बन गया था, लेकिन फाइनली जो है राहत की बात यह है कि मुख्य आरोपी जो है धीरेन्द्र, उसको एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। अब एसटीएफ उससे जो है पूछताछ करेगी, पुलिस उससे पूछताछ करेगी। इसके बाद देखने वाली बात होगी कि आगे अब इसमें क्या कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल, बने रहिए आलोक हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ मनोज भी जुड़े हुए हैं बलिया से। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 2 नामजद आरोपी और है, संतोष यादव और अमरजीत यादव, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, बलिया से ही हुई है, बलिया के वैशाली से। कैसे गिरफ्तार किए गए, क्या इनपुट्स मिल रहे थे पुलिस को जो उनकी गिरफ्तारी हुई? जी, आपको बताते चले कि बलिया पुलिस ने आज सुबह 9 बजे वैशाली रोड कोतवाली थाना क्षेत्र बलिया से 2 इसमें आरोपी, नामजद आरोपी है संतोष यादव और अमरजीत यादव, जिनके ऊपर 50-50 हजार रुपए के इनाम घोषित थे, बलिया पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी पाई। यह बलिया पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, जो वैशाली क्षेत्र से इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार की। यह सुबह 9 बजे की घटना बताई जा रही है। जी जी,
मनोज, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है और अभी जो मुख्य आरोपी है धीरेंद्र प्रताप सिंह, उसकी गिरफ्तारी हुई है लखनऊ से, और अब एसटीएफ ने जो गिरफ्तार किया है मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह को, उसके साथ ही जो दो नामजद आरोपी है संतोष और अमरजीत, उनकी भी गिरफ्तारी बलिया से हो गई। तो किस तरह की हलचल इस वक्त बलिया में मची हुई है, क्योंकि 3 दिन से ये सभी फरार है? जी, अभी बलिया की स्थिति जो है, जब इन आरोपियों के गिरफ्तार होने के बाद से बलिया पुलिस एक राहत में सांस ली है कि जो जिनके लिए दिन रात छापेमारी चल रही थी, पूरी टीम यहाँ सक्रिय थी, अब उनके पकड़े जाने के बाद से एक तरह से राहत का माहौल है और लोगों में एक तरह से शांति दिख रही है। यह आभास हो रहा है कि नहीं कोई भी ठीक, बने रहिए हमारे साथ मनोज। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त का अपडेट इससे जुड़ा हुआ। बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार है। लखनऊ से एसटीएफ ने धीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और धीरेंद्र सिंह अभी एसटीएफ ऑफिस में ही मौजूद है। तो धीरेंद्र सिंह अभी एसटीएफ ऑफिस में ही मौजूद है। बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह, जिसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है और अभी वो एसटीएफ के ऑफिस में ही मौजूद है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एसटीएफ ऑफिस की ही है। धीरेंद्र प्रताप सिंह जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। डीआईजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुभाष चंद्र दुबे। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर सुभाष जी। जी सर, कैसे इतनी बड़ी कामयाबी ये मिली है? 3 दिन से पुलिस ढूंढ रही थी, 10 टीमें बनाई गई थी गिरफ्तारी के लिए, 3 दिन बाद पकड़ा गया है, गिरफ्तार हुआ है मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह। देखिए, घटना के तत्काल बाद से पुलिस ने लगातार कॉम्बिंग सर्च की कार्रवाई जारी रखी हुई थी। 1 दर्जन से ज्यादा टीमें कार्यरत थी। अदर स्टेट के भी कोऑर्डिनेशन में भी लगातार कार्रवाई चल रही थी। इसी का परिणाम है कि आज सुबह 2 मुख्य आरोपी के सह आरोपी संतोष यादव और अमरजीत यादव बलिया कोतवाली क्षेत्र से, जिन पर 50-50 हजार का इनाम था, गिरफ्तार हुए और आज इसने एसटीएफ ने इसे लखनऊ से गिरफ्तार किया। अभी भी हमारे इस घटनाक्रम में 3 अन्य आरोपी, सह आरोपी, जिन पे 50,000 का इनाम है, वो फरार हैं। बहुत जल्द पुलिस उनको भी गिरफ्तार कर लेगी। हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि पुलिस ने इस घटना के बाद इसको एक नसीहत के रूप में लेते हुए अत्यंत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस रिजल्ट को देख रहे हैं और आज शाम तक उम्मीद करते हैं कि बाकी तीनों आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बिल्कुल। और सुभाष जी, ना सिर्फ अभी आपने जैसे कि बताया 7 नामजद आरोपी थे, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी पहले हो चुकी, जो कि धीरेंद्र प्रताप सिंह के भाई थे। 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी हुई है, जैसे कि धीरेंद्र प्रताप सिंह, 2 लोग और है, संतोष और अमरजीत, ये 5 हो गए, 2 और बाकी है नामजद आरोपी। और इसके अलावा 5 लोग ऐसे थे जो कि अज्ञात थे, 25 लोग ऐसे थे जो कि अज्ञात थे। उनके नाम, उनके पते के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। नहीं, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि 7 नामजद नहीं है, 8 नामजद हैं जी। 8 नामजद में से कुल 5 नामजद गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें मुख्य आरोपी सहित उसके अन्य 4 सह आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 3 अभी सह आरोपी बाकी हैं जो नामजद हैं। 20 अज्ञात थे। इस 20 अज्ञात में से 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 3 जेल जा चुके हैं और 2 अभी हॉस्पिटल में दाखिल है, वहां पे जेल जाएंगे। अन्य जो हमारे इसके अतिरिक्त 15 अज्ञात आरोपी हैं, उन सबको वीडियो, चूंकि घटना का वीडियो उपलब्ध है, उसमें आइडेंटिफाई किया जा रहा है, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं किसी भी प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की गुंजाइश न रहे। उनको क्लियर करके जो लोग घटना में आक्रामक तरीके से शामिल थे, उन्हीं को अरेस्ट किया जाएगा। वो भी बहुत जल्द कार्रवाई सुनिश्चित हो जाएगी। मैं सुनिश्चित करना चाहूंगा, ये स्पष्ट कर रहा हूँ कि कार्रवाई स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से होगी और इस प्रकार की कार्रवाई होगी कि आगे अन्य लोग इस प्रकार की दुस्साहसिक वारदात करने का। मेरा आपसे एक सवाल है, जिस तरीके से अब ये टीमें गठित की गई हैं, जितनी सक्रियता अब हत्यारों को ढूंढने में लगा रहे हैं, एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि जब वहां पर पहले से ही एसडीएम मौजूद थे, सीओ मौजूद थे, पुलिस दल वहां पर मौजूद था, इतनी बड़ी संख्या में वहां इतने सारे लोग मौजूद थे, तो उनकी जिम्मेदारी लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम क्यों नहीं खड़े किए गए? जब इतने सारे पुलिस अधिकारी पहले से मौजूद थे, ऐसे में हत्या करके आरोपी फरार हो जाता है। अपने आप में बहुत बड़ी एक बात है ये कि किस तरीके से पुलिस बल आखिर काम कर रहा था वहां पर, जो कि एक आदमी की हत्या वहां हो जाती है और गोलियां चलती हैं और इतनी बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस बल भी तैनात है, उसके बावजूद भी। स्पष्ट करना चाहेंगे क्योंकि ये बड़ी घटना थी, इसलिए शासन ने उस घटना को पूरी तरह से बहुत गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से एसडीएम, सीओ और वहां पर घटनास्थल पर मौजूद सभी पुलिस कर्मियों का निलंबन
सुनिश्चित कराया था। तो ये चूंकि बड़ी घटना थी, पुलिस बल की मौजूदगी में हुई थी, इसी कारण जो भी लोग वहां पर घटनास्थल पर जिम्मेदार अधिकारी, पुलिस कर्मचारी थे, सभी लोग निलंबित किए गए थे। अब इस प्रकार की घटना दोबारा न हो, इसलिए इस घटना के दोषियों पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा और गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत उनकी प्रॉपर्टी सीजिंग की भी कार्रवाई की जाएगी, ताकि अन्य लोग इस घटना से नसीहत लें और कभी भी इस प्रकार की दुस्साहसिक घटना करने का कोई साहस न कर सके। बिल्कुल, जरूरत भी है इस बात की। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए सुभाष जी। तो इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं एसपी एसके वाजपेयी, लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 3 दिन से लगातार पुलिस ढूंढ रही थी इन मुख्य आरोपी को, खासकर धीरेन्द्र प्रताप सिंह को ढूंढ रही थी, 25,000 से जो इनाम बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया, 8 नामजद आरोपी थे, बाकी 20 ऐसे आरोपी थे जो कि अज्ञात हैं। अब पुलिस ने 3 दिन बाद सफलता हासिल की है। 3 दिन बाद जो मुख्य आरोपी है धीरेन्द्र प्रताप सिंह गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये कहा जा रहा था कि जिस वक्त ये पूरी वारदात हुई थी, धीरेन्द्र प्रताप सिंह पुलिस की गिरफ्त में थे, वहां से हाथ छुड़ाकर वो भागे हैं। उसके बाद इस तरीके की टीम बनाना उस वक्त ही क्यों नहीं ध्यान दिया गया? खैर, हालांकि आपके पास दोबारा लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ सपा एमएल से जुड़े हुए सुनील साजन, बहुत स्वागत है आपका सुनील जी न्यूज़ वन इंडिया पर। थैंक यू जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी क्योंकि गिरफ्तार हो गया है मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह। देखिए, उस गुंडे को, आरोपी को पुलिस ने पकड़ करके छोड़ा था उस दिन। अब 4 दिन, मुझे आज तीसरा दिन है, और जब देश की मीडिया ने दबाव बनाया, विपक्ष ने दबाव बनाया, तो मजबूरी में को उसको सरेंडर कराना पड़ा। उसे कहीं दौड़ा के नहीं पकड़ा गया, उसे कहीं गिरा के नहीं पकड़ा गया। वो एक गाड़ी सुतरा, एसटीएफ की गाड़ी में बैठ गया और गिरफ्तारी दिखा दी। इस गिरफ्तारी के पीछे भी सरकार का हाथ है। जी सुनील जी, आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि जैसे कि अभी आपने पहले ये बयान दिया कि गिरफ्तार नहीं है, पुलिस जानबूझ के गिरफ्तार नहीं कर रही है, हाथ छुड़ाकर भाग गया। अब जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है, तो कि ये सोची समझी साजिश है। किसी एक बात पर बने रही है ना कि आखिर पुलिस ने जब गिरफ्तार किया है तो फिर गिरफ्तारी हुई है ना? नहीं, गिरफ्तारी नहीं, सरेंडर किया उसने। जी भाई, ये सरकार स्वीकार कर लेना कि उसने सरेंडर किया है। यही तो हम कह रहे हैं। अगर दूसरा कोई अपराधी होता तो अब तक उसका इनकाउंटर हो गया होगा, उसकी गाड़ी पलट गई होती। वो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में बैठ रहा है, इस जगह में सवाल खड़ा कर रहा हूं। वरना पुलिस ने पकड़ा है, पुलिस को बधाई, एसटीएफ को बधाई कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे, उसके बाद भी एसटीएफ ने पकड़ लिया। मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी, इसलिए एसटीएफ को हम बधाई दे रहे हैं। सुनील जी, जैसे कि आपने कहा कि गाड़ी पलट दी जाती, एनकाउंटर हो जाता, एनकाउंटर में मारा जाता, तो ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं जो कि पुलिस ने पकड़े हैं, सबकी गाड़ियां तो आज तक नहीं पलटी। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, हाँ, कि अब कोई हर ऐसा किसी अपराधी की गाड़ी थोड़ी ना पलट दी, हत्या की हो, सीओ के सामने हत्या की हो, 3 थानों के सामने हत्या की हो। हाँ। एक उदाहरण आपके जीवन में हो तो हमको याद दिला दीजिए। सर, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती तो है ही प्रशासन की, जिसके बाद उनका निलंबन किया गया है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। और इसी वजह से अब ये जो टीम बनी है, उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई है धीरेन्द्र प्रताप सिंह की, तो ये बात तो प्रशासन खुद, तलाशी ली गई है, टीमें बनी है, तलाश के बाद गिरफ्तार किया गया है धीरेन्द्र प्रताप सिंह को। और आप ये जो बात बोल रहे हैं कि वहां पर एसडीएम खड़े थे, सीओ खड़े थे, उनके सामने ही अपराध हुआ है, तो पुलिस ने प्रशासन ने कार्रवाई भी तो की है उन लोगों के ऊपर, पुलिस अधिकारियों के ऊपर, उनको निलंबित किया है। नहीं तो ये निलंबित तो अधिकारी हो गए। उस विधायक का क्या हुआ जो खुलेआम संरक्षण दे रहा था? उसके खिलाफ कब एफआईआर लिखेंगे? उसे एसटीएफ कब पकड़ेगी? जो खुलेआम कह रहा था कि हम आरोपी के पक्ष में खड़े हैं, तो यानी कि उत्तर प्रदेश के क्यों मौन है? जी सुनील जी, यानी कि आरोपी के जी, मतलब कहने का मतलब ये है, संविधान से चल रहा है, कानून से चल रहा है, या नागपुर के विधान से चल रहा है? ऐसे चलेगा? तो यानी कि सुनील जी, कि अगर आप आरोपी के पक्ष में बोलोगे किसी भी तरीके से, तो आप भी आरोपी ही माने जाओगे, पुलिस को गिरफ्तार कर लेना चाहिए विधायक को, ये कहना चाहते हैं आप? गिरफ्तार नहीं कर लेना चाहिए, विधायक का घर गिरा देना चाहिए और वही मुकदमे लगाया कि इस विधायक को जेल भेज देना चाहिए। उन्होंने क्या कानून का राज है उत्तर प्रदेश में कि आपका राज है? खुलेआम हत्या हो रही है, 3 थानों की पुलिस खड़ी है, एसडीएम खड़ा है, सीओ खड़ा है, और उसके बाद विधायक की हैसियत है कि वो कह रहा है कि हम आरोपी के पक्ष में हैं।
ये तो जंगल राज है। बिल्कुल सुनील जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वहां पर जब पुलिस बल खड़ा हुआ था, अधिकारी खड़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद अगर इतनी बड़ी संख्या में वहां पर देखा गया कि मारपीट हुई, लाठी डंडे चले और साथ ही गोलियां चली और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, हादसा बहुत बड़ा है। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि लोगों में जो डर है वो खत्म हो गया है एक तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से कानून को वो अपने हाथ में ले लेते हैं वो खौफ तो खत्म होता दिख ही रहा है। लेकिन इस पूरी बिल्कुल जी, यही आपका जो सवाल है, यही उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सवाल बना है कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून का डर खत्म हो जाएगा? अगर उत्तर प्रदेश में कानून का डर खत्म हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या? भाई हम आप कानून से ही तो डरते, काम इसीलिए नहीं करते, इसीलिए कोई अपराध नहीं करते कि कानून सजा देगी। और हम किसी की हत्या कर दें और हमारी सरकारों, हमारा विधायक हमारे पक्ष में खड़ा हो जाए तो कानून कहाँ खड़ा है? फिर कानून तो खत्म हो गया। तो ये जो परंपरा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसे विधायक के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। उससे सरकार जान कि आप एक आरोपी के पक्ष में खुलेआम कैसे बोल सकते हैं? ये विधायक तो जाति हिंसा कराना चाहता था। योगी जी को जाति हिंसा की बड़ी चिंता होती है। इस विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई? बिल्कुल सुनील जी, जिसने गुनाह किया है उसको जरूर सजा मिलेगी। बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो एसके वाजपेयी भी हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। एसके, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 3 दिन से पुलिस लगातार ढूंढ रही थी और पुलिस की जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने, उस वक्त पुलिस ने पकड़ा था उसे, लेकिन वहां से वो आरोपी फरार हो जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चूक नहीं है क्या? बिल्कुल, निश्चित तौर पर बड़ी चूक है। और चाहे पुलिस आज जब धीरेन्द्र को गिरफ्तार कर ली है तो अपनी पीठ जरूर थपथपा रही हो, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल पहले से खड़े हो रहे हैं। अगर हम उस दिन की बात करें जिस दिन ये रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव में जब ये घटना हुई थी, उस दौरान का वीडियो है जिसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि करीब 7 से 8 पुलिसकर्मियों ने धीरेन्द्र को घेरा था, पकड़ा था। उसके बाद सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर वो कैसे फरार हो गया। रही बात जो आज एसटीएफ उसको गिरफ्तार दिखा रही है, तो निश्चित तौर पर वो आज एसटीएफ की गिरफ्तारी में है, लेकिन निश्चित तौर पर एसटीएफ की गिरफ्तारी के ऊपर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि उस आरोपी ने अपना वीडियो जारी किया था और वीडियो घटना के दूसरे दिन ही जारी किया था, जो सभी मीडिया चैनल्स पर चला था। तो आखिर क्या कर रही थी उत्तर प्रदेश की एसटीएफ? उस समय एसटीएफ कहां थी? उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस की सर्विलांस टीम कहां थी जब वो अपने मोबाइल से वीडियो बनाता है, पत्रकारों को देता है, उसका वीडियो हर मोबाइल पर चल रहा होता है, हर न्यूज चैनल पर चल रहा होता है, तो आखिर उसको एसटीएफ ने क्यों नहीं पकड़ा? लगातार विपक्ष के घेरने के बाद कहीं ना कहीं अब जब पुलिस को लग रहा था कि अब पूरी चीजें उसके हाथ से निकल रही हैं, मामला बड़ा हो रहा है, नेशनल मीडिया से लेकर उत्तर प्रदेश की मीडिया उसको लगातार चला रही है, तो कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जरूर थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि घटना होती है बलिया में, 3 आरोपी बलिया से पकड़े जाते हैं और मुख्य आरोपी लखनऊ तक कैसे पहुंच जाता है? आखिर बलिया से लखनऊ तक होते हुए किसी बैरिकेडिंग पर उसकी चेकिंग क्यों नहीं हुई? आखिर कैसे उसकी गाड़ी लखनऊ पहुंच गई? कैसे वो लखनऊ में गिरफ्तार हो गया? उसका मोबाइल कैसे चलता रहा? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब यूपी एसटीएफ नहीं देगी। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर जो बनते हैं, तो दिखा रहे हैं। बिल्कुल संशय तो उठता है। इन जितने भी सवाल आपने कहे हैं वाकई वो बनते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए एसके। तो बता दें आपको कि जो मुख्य आरोपी है बलिया गोलीकांड का, वो गिरफ्तार कर लिया गया है लखनऊ से। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की, जो कि लखनऊ से है, जहां पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ी हैं। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह लखनऊ तलब कर दिए गए हैं और आज शाम सीएम योगी ने विधायक सुरेंद्र सिंह को तलब किया है लखनऊ। तो बलिया गोलीकांड के आरोपी के पक्ष में खड़े हैं सुरेंद्र सिंह। बीते दिन आरोपी धीरेन्द्र के घर भी गए थे सुरेंद्र सिंह। तो बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह लखनऊ तलब किए गए हैं। तो बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह लखनऊ तलब किए गए। आज शाम सीएम योगी विधायक सुरेंद्र सिंह से मिलने वाले हैं। तो बता दें आपको, लखनऊ तलब किए गए हैं बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह। लखनऊ उनको बुलाया गया है, जहां पर जो मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ वो मिल सकते हैं। तो बलिया गोलीकांड के आरोपी के पक्ष में खड़े हैं सुरेंद्र सिंह। बीते दिन आरोपी धीरेन्द्र के घर भी गए थे सुरेंद्र सिंह। लगातार जिस तरीके से मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह के पक्ष में बयान देते आ रहे हैं बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह, तो अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लखनऊ उन्हें तलब किया गया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि सुरेंद्र सिंह लगातार, जो कि बीजेपी विधायक है, जो मुख्य आरोपी है धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उसके पक्ष में बोलते आ रहे हैं। उन्होंने ये बात साफ कही थी कि वो आरोपी नहीं
नहीं है, आत्मरक्षा में गोली चलाई होगी। इस तरह की बातें, तमाम बातें सुरेंद्र सिंह, विधायक सुरेंद्र सिंह ने कही है, लेकिन अब उनको लखनऊ तलब किया गया है। एसके वाजपेयी हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह लगातार जो मुख्य आरोपी है धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उसके पक्ष में बयान देते आ रहे थे, उन्होंने साफ कहा था कि आत्मरक्षा में गोली चली होगी, वो हत्यारे नहीं है, इस तरह की कई बातें हैं। और ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया, इससे पहले भी वो कई बार बेतुके बयान दे चुके हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह की, तो कहीं ना कहीं लगातार वो बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो अजीबोगरीब बयान लगातार देते रहे हैं और पहले भी इस तरीके के बयान देकर सरकार को उन्होंने असहज किया है। हालांकि जब अब ये मामला बड़ा हो चुका है, उसके पूरे वीडियो हैं, किस तरीके से घटना हुई, सीओ और साथ ही साथ एसडीएम और 3 थानों की पुलिस के रहते हुए किस तरीके से हत्या हो गई, और बावजूद इसके पुलिस उस पर अपने बयान पे बयान दे रही है। जहां पहले ही इन सारी चीजों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और विपक्ष को एक मौका भी मिला है, तो कहीं ना कहीं सुरेंद्र सिंह के बयान के बाद पार्टी भी असहज हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उसके लिए नामांकन हो चुके हैं। 3 तारीख को मतदान होना है, 10 तारीख को रिजल्ट आना है। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके के बयान अगर विधायक की तरफ से आते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी को समस्या जरूर हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यह घटना हुई है, विधायक को पुलिस की जांच और उसकी जो कार्यप्रणाली है उस पर सवाल उठाने के बजाय, आरोपी के पक्ष में खड़े होने के बजाय उस समय का इंतजार करना चाहिए था जब तक इस पूरी घटना की जांच नहीं हो जाती, क्योंकि वीडियो उपलब्ध है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से घटना हुई। तो निश्चित तौर पर ये सवाल जरूर उठ रहे हैं, विपक्ष को एक मौका जरूर मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी एसके, जिस तरीके से आज उन्हें लखनऊ तलब किया गया है, तो क्या कुछ अंदेशा है, किस तरह की कार्रवाई सुरेंद्र सिंह के खिलाफ हो सकती है? क्योंकि वो तरह के बयान लगातार देते आ रहे हैं और इस बार ये एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि एक हत्या का आरोपी है धीरेन्द्र प्रताप सिंह, और इस तरीके से खुलेआम पक्ष में खड़ा होना, इससे बीजेपी की भी छवि के ऊपर असर पड़ता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बीजेपी की छवि पर असर जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से विधायक का बयान आया है वो भी सिटिंग विधायक का, बीजेपी की सरकार है, और ऐसी स्थिति में अगर पुलिस की जांच से पहले ही विधायक किसी को क्लीन चिट दे देगा तो निश्चित तौर पर बड़े सवाल जरूर खड़े होंगे। हालांकि इसके पहले भी बीजेपी की तरफ से कई विधायकों को नोटिस दिया जा चुका है, सुरेंद्र सिंह को भी नोटिस दिया जा चुका है। आज सुरेंद्र सिंह को लखनऊ बुलाया गया है, लेकिन बावजूद इसके बहुत ज्यादा कुछ होने की स्थिति है नहीं। हालांकि सुरेंद्र सिंह को लखनऊ बुलाकर ये कोशिश जरूर पार्टी की होगी कि उनको समझाया जाए और उनको इस तरीके से बयानों के बचने की नसीहत दी जाए। तो निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनसे मिलेंगे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उनको लखनऊ तलब किया है। तो निश्चित तौर पर कोशिश यही होगी कि उनको समझाया जाए कि जो भी पार्टी की रणनीति है, जो पार्टी की फोरम है, उस पर अपनी बात रखें। बस जिस तरीके से वो मीडिया में बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी और सरकार की किरकिरी करा रहे हैं, ऐसे बयानों से वो बचें। तो कोशिश यही होगी कि उनको समझा बुझाकर इन सारे बयानों से बचने की उनको नसीहत दी जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होती हुई। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद एसके आपका। तो अब हमारे साथ इटावा से शिवाजी शिक्षा निकेतन के प्रधानाचार्य, इटावा के शिवाजी शिक्षा निकेतन के प्रधानाचार्य बेनी राम पाल जुड़ गए हैं। यूपी में कल से स्कूल खुल रहे हैं और इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर शिवाजी जी। धन्यवाद जी, जिस तरीके से पिछले 6-7 महीने से स्कूल बंद है और कोरोना काल में स्कूल बंद कर दिए गए थे, लॉकडाउन लगा दिया गया था, तो बच्चों को खासा नुकसान झेलना पड़ा, उनकी पढ़ाई के ऊपर भी असर इसका जरूर पड़ा होगा। तो क्या क्या दिक्कतें ऐसी रहीं, क्या आपके सामने चुनौतियां आई, मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी, बच्चों के चुनौतियाँ ये रही कि जैसे लॉकडाउन में विद्यालय बंद हो गए, बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई। पूरी कोशिश थी कि विद्यालय की ओर से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से शिक्षा दी जाए। कुछ बच्चे के पेरेंट्स ऐसे रहे जो एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था और उनको थोड़ा सा समस्या आई, तो विद्यालय की ओर से प्रयास किया गया कि उनको फोटो कॉपी के माध्यम से उन तक पहुँचाया जाए। ठीक, आपसे बेनीराम जी एक बात और पूछनी है मुझे यहाँ पर, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये लगातार सवाल उठ रहा था, क्योंकि अभिभावक बार बार ये बात कह रहे थे कि स्कूल बंद था तो हम फीस जमा नहीं कराएंगे, ऐसी तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी। और क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाइयाँ हो रही थी, ऑनलाइन बच्चों को शिक्षा सुविधा दी जा रही थी, तो ऐसे में स्कूल तो अपनी तरफ से काम कर ही रहा था। अब क्योंकि अभिभावक मना कर रहे थे कि हम क्यों फीस दें, क्योंकि जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो फिर ऐसे में, तो इस तरह की जब चुनौतियां आपके सामने आई तब आपने किस तरीके से व्यवस्था की? जी बिल्कुल, पेरेंट्स हर प्रकार के हैं, काफी लगभग 60% पेरेंट्स ने
ये माना कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, विद्यालय के अपने खर्चे स्टाफ को सैलरी देनी है, तो लगभग 70-80% ने फीस जमा की है। 20% में कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका मानना ये है कि जब स्कूल खोलेंगे तभी हम फीस देंगे, और कुछ कोरोना काल की वजह से प्रभावित भी गार्जियन थे जिनके पास व्यवस्था नहीं भी है, तो इसलिए थोड़ी बहुत परेशानी तो आई है, लेकिन प्रबंध समिति के द्वारा हम लोगों को पूरे स्टाफ को व्यवस्था की गई है। जी बेनीराम जी, जिस तरीके से 19 अक्टूबर से विद्यालय खुलने वाले हैं और ये फैसला कर दिया गया है, निर्देश दे दिया गया है कि जब स्कूल खोलेंगे तो किस तरीके की गाइडलाइंस के साथ स्कूल खोले जाएंगे, क्योंकि बहुत समय बाद स्कूल खोले जा रहे हैं, बहुत समय बाद बच्चे स्कूल में आएंगे, तो किस तरह की व्यवस्था स्कूल में आपकी तरफ से की जा रही है? तो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय के गेट पर ही टनल की व्यवस्था की गई है। बच्चे टनल में होकर के निकलेंगे, सैनिटाइज होते हुए निकलेंगे, और गेट पर ही उनके थर्मल स्कैन की व्यवस्था की गई, तापमान भी नापा जाएगा, सभी बच्चे अंदर आएंगे। और विद्यालय ने अंदर सब गोलों की व्यवस्था की थी, निश्चित दूरी पर बच्चे आराम से भी निकले। कक्षाओं में भी सीटों पर गोले बनाए गए हैं, उचित दूरी पर बच्चे बैठेंगे, और पूरे विद्यालय कैंपस में स्लोगन लगाए गए हैं, जैसे मास्क अवश्य लगाएं, बार बार साबुन से हाथ धुलें, बाथरूम में एक साथ कई बच्चे बाथरूम में जाएं, अपना खाने पीने का सामान एक दूसरे शेयर न करें, बातचीत न करें। तो इस प्रकार की सारी तैयारियां विद्यालय में की गई हैं। विद्यालय पूरी तरीके से बच्चों की पढ़ाई के लिए तैयार है। बिल्कुल। बेनीराम जी, जिस तरीके से शिवाजी शिक्षा निकेतन को 10 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, एक काफ़ी लंबे समय से आप इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, और ऐसे में किस तरीके का आपका सफ़र रहा? कैसे आपने शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के जो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए किस तरीके से काम किया? कैसे आपने ये सारी व्यवस्थाएं देखी? आपसे जानना चाहूँगी। हमारे विद्यालय के मैनेजर हैं श्री सुप्रसाद यादव जी, विगत कई वर्षों से कई स्कूल चला रहे हैं, और वाइस चेयरमैन श्री विनीत यादव जी, उनके कुशल दिशा निर्देशन में हम लोग, हमारी टीम पूरा काम कर रही है, जिसकी वजह से शिवाजी शिक्षा निकेतन कॉलेज विद्यालय इटावा का एक आइडियल विद्यालय है, और यहाँ से प्रतिवर्ष बच्चे प्रदेश की जिले के हिसाब से सूची में भी आते हैं, और हर वर्ष देश की अच्छी सरकारी नौकरियों में बच्चे जाते हैं। अभी 2018 का रिजल्ट HPCS का आया है, उसमें भी नेहा पांडे बच्ची है, तो उसमें HPCS में चयन स्टार्ट हुआ है। बेनीराम जी, जिस तरीके से अब स्कूल खुलने वाले हैं और लगभग 6-7 महीने हो गए हैं, 7 महीने बाद ये स्कूल खुलेंगे, ऐसे में एक सबसे बड़ी चुनौती है वो ये भी है कि जो बच्चों का सिलेबस है, क्योंकि घर बैठ के जो पढ़ाई बच्चों ने की है वो तो हम सभी जानते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, कि बच्चे कितना सीरियस होकर पढ़े होंगे। अब ऐसे में स्कूल जब वो पहुँचेंगे तो एक सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि उनका सिलेबस पूरा करवाना है। कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे सर? बिल्कुल सही बात है कि अभी जब हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं तो हम लोग फोन से समीक्षा भी करते हैं, तो फोन पर समीक्षा करने पर ये पता चलता है लगभग 50% बच्चे तो अपना काम पूरा कर रहे हैं, जिनके पेरेंट्स भी सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल, और 50% बच्चे ऐसे हैं जो अपना काम पूरा नहीं भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब विद्यालय खुलेगा, बच्चे आएंगे, तो किसी बच्चे का कोर्स पूरा होगा, किसी का नहीं भी पूरा होगा, तो निश्चित रूप से विद्यालय के लिए थोड़ा सा मेहनत की बात है, उनको देख करके, एक्स्ट्रा समय दे करके उनका कोर्स पूरा कराना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि कोरोना काल रहा है और सबसे बड़ी बात ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसे में क्योंकि आप स्कूल के प्रधानाचार्य हैं तो आपके सामने तो ना सिर्फ अपनी चुनौती बल्कि सारे बच्चों का भविष्य आपके हाथ पे है, क्योंकि आप एक स्कूल को पूरी तरीके से प्रबंधक हैं। आपको ही देखना है कि किस तरीके से आपको बच्चों के सामने उस शिक्षा को रखना है और उनका जो शिक्षा का स्तर को जिस तरीके से लगातार बात होती है उसको बनाए रखना है, मेंटेन करना है। अब स्कूल खुले हैं तो आपके सामने चुनौती भी ज़्यादा है क्योंकि उनका सिलेबस पूरा करवाना है। और इसी वजह से कोरोना काल में जो तैयारियां की गई हैं, अब क्योंकि निर्देश तो दिए हैं शासन ने अपनी तरफ से, गाइडलाइंस भी बनाई गई हैं, उन गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि बच्चे भी अपनी तरफ से ध्यान रखें। आपकी तरफ से तैयारियां पूरी हैं, लेकिन जिस तरीके से अभिभावकों की बिना मर्जी के बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, ऐसे में आपकी तरफ से क्या कुछ बच्चों की जागरूकता के लिए, अभिभावकों की जागरूकता के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे तो अपने घर से स्कूल आएंगे ना? जी जी जी, बिल्कुल सरकार की जो गाइडलाइन आई है उसकी गाइडलाइन को हमने बच्चों के व्हाट्सएप नंबर जुड़े हुए जिस पर ऑनलाइन काम जाता था, उन व्हाट्सएप नंबर पर हमने पूरी गाइडलाइन को डाला है। अभिभावक से भी अपील की है कि अपने सहमति पत्र के अनुसार भेजें और बच्चों को भी आप भी गाइड करें। और यहाँ तो हम लोग गाइड कर रहे हैं और सारा एक पूरा काफी 15 बिंदुओं का एक बैनर बनाया है जिसमें सारी गाइडलाइन के बिंदु दिए गए हैं। बच्चों को गाइडलाइन करने की, बच्चों को क्लास में भी गाइडलाइन मोटिवेट करेंगे और पेरेंट्स से भी अपेक्षा की है कि आप भी बच्चों को गाइडलाइन करके भेजें। बच्चों के साथ में सैनिटाइज की स्थिति जरूर रखने तो उसके साथ में अलग विद्यालय में सब व्यवस्था है, लेकिन बच्चों को
फिर भी उसको साथ में दे देंगे। जी, बहुत धन्यवाद बेनी राम जी, न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।